नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक तरफ तो राहुल गांधी और इनका इंडी गठबंधन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आसानी से चुनाव जीत लेने का दावा कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का भी दावा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की इनकी तैयारियां हैं, जिस तरीके से ये गठबंधन की राजनीति करने पर ही मजबूर हो रहे हैं, उससे आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के इनके रणनीतिकार बेहद इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि बिना किसी के कंधे पर सवार हुए वो अभी भी वैतरणी पार नहीं कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में और नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस केवल 32 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो गई है। 5 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां फ्रेंडली फाइट करने के लिए दोनों दल तैयार हो गए हैं। एक सीट जो है पैंथर्स पार्टी को और वामपंथियों को ये लोग दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस इतनी मजबूत होती तो फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में जाने के लिए मजबूर क्यों दिखाई दे रही है। इसी तरीके से हरियाणा में जहां उसका कभी किसी से गठबंधन नहीं रहा है, गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद कांग्रेस कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रही है। उसके अपने नेता कैप्टन अजय यादव हों या पंजाब में जो विधायक दल के इनके नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रताप सिंह बाजवा हों, वो सब विरोध कर रहे हैं। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इसके खिलाफ हैं कि आम आदमी पार्टी को गठबंधन में लिया जाए या उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। कई लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की कांग्रेस को कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ा गलत मैसेज जा रहा है और वाकई जा रहा है। अब हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना पड़ा था। कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी को दे दी थी कांग्रेस ने और बाकी की 9 सीटों पर उसने अपने प्रत्याशी उतारे थे। आम आदमी पार्टी वो सीट लूज कर गई। कांग्रेस भी 9 में से 4 सीट लूज कर गई और 5 सीट जीत पाई। यानी भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में 7 सीटें जीती थी, 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें ही जीत पाई, 10 नहीं जीती और 5 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। तो एक संकेत है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 10 साल की जो वहाँ की सरकार है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, एक नाराजगी है। और 10 साल से ही नरेंद्र मोदी केंद्र में भी प्रधानमंत्री हैं, तो एक तरीके से डबल एंटी इनकम्बेंसी है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहां 2024 में आधी सीटें ही मिल पाई। इसके बावजूद कि ये संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस को लगता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां सभाएं शुरू होंगी तो खेल बदल भी सकता है, गेम पलट भी सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर से कोई अंदर छिपी हुई लहर बाहर आ सकती है और मेरे विचार से यही वजह है। कभी ये पहलवानों को लेकर के आते हैं, भाई जिस तरीके से पेरिस से लौटने के बाद विनेश फोगाट को दीपेंद्र हुड्डा ने एयरपोर्ट से ही एक तरीके से अपने घेरे में ले लिया और वहां से लेकर के और बलाली जो उनका
चरखी दादरी में गांव पड़ता है, वहाँ तक जुलूस निकलवा रहे हैं, प्रदर्शन की तरह उनको ले जा रहे हैं। जगह जगह मीडिया को खड़ा कर रखा है, उनसे बातचीत हो रही है, जगह जगह उनकी फूल मालाओं से आदर सत्कार अभिनंदन किया जा रहा है। यानी एक सीन क्रिएट किया जा रहा है। और इसके बावजूद कि विनेश फोगाट का ये तीसरा ओलंपिक था और तीसरे ओलंपिक में भी वो खाली हाथ लौटी है, यानी कोई मेडल नहीं जीता। फाइनल में पहुंची जरूर थी, एक हिस्ट्री क्रिएट करने के बिल्कुल दरवाजे पर जरूर खड़ी थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गई। उस डिस्क्वालिफिकेशन को भी तूल देने की कोशिश की गई, विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। वो चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, कांग्रेस के दूसरे नेता हों, रणदीप सुरजेवाला हों, कैसे कैसे बयान उस समय दिए जा रहे थे। किसका षड्यंत्र है विनेश फोगाट को रोकने का? केवल इसलिए कि हरियाणा का जो जाट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों और नेताओं के साथ बिखरा रहता है, वो इस बार के विधानसभा चुनाव में इकट्ठा हो जाए। एक दिन पहले ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं और उनको ये संकेत दिए जाते हैं कि आप दोनों ही चुनाव लड़िए, कांग्रेस में शामिल हो जाइए। यानी जो अब तक दबा छिपा खेल था कि भाई हरियाणा में लगातार कुछ ना कुछ कराते रहिए, इनके बयान दिलवाते रहिए, जंतर मंतर पर बैठाते रहिए, वहाँ पर भाषणबाजी कराते रहिए, मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलिए, क्योंकि मोदी से ही तो खतरा है। 2014 में जो कुछ हरियाणा में हुआ था वो मोदी जी की ही तो कृपा थी, वरना उससे पहले तो आप सारे रिकॉर्ड उठा करके देख लें भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा में वो कोई बड़ी ताकत थी ही नहीं। 10-11% वोट मिलता था, वो भी जब किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती थी। और मैक्सिमम सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 17 तक आई हैं जब गठबंधन में थी, इसके आगे कभी बढ़ नहीं पाई। 2013-14 में जो नरेंद्र मोदी की आंधी पूरे देश में चल रही थी, उसी का नतीजा था कि पहली बार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की इंडिपेंडेंटली सरकार बनी और अपना मुख्यमंत्री बना। तो भारतीय जनता पार्टी का तो विश्वास कायम है, इसलिए उसने किसी दूसरे दल से इस बार भी कोई गठबंधन नहीं किया है, इंडिपेंडेंटली ही वो तीसरे चुनाव में जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी देखिए, जो राज्य बनने के बाद से ही लगातार अदलती बदलती रही लेकिन सत्ता में रही, इंडिपेंडेंटली ही लड़ी, लेकिन उसका इस बार भी विश्वास डिगा हुआ है। और यही वजह है, एक तरफ जहां पहलवानों को सामने लाया जा रहा है, वहां कुछ तथाकथित किसान नेताओं को सक्रिय किया गया है। वो जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कुछ किसान नेताओं के नाम पर आंदोलन जीवियों को बुला करके मुलाकात की थी 2 किस्तों में, जिसमें आपको हन्नन मोला से लेकर के और योगेंद्र यादव और कुछ दूसरे चेहरे भी दिखाई दे रहे थे। वो सब क्या था? वो तैयारियां थी। इस बीच एक और खबर आई है, केवल कांग्रेस ही चिंता में नहीं मरी जा रही है कि भाई तीसरा लोकसभा चुनाव लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी है, विपक्ष भी हारा है। अब ये जो 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें भी अगर जीत नहीं मिलती है कांग्रेस के नेतृत्व में, या गठबंधन सरकारें नहीं बनती हैं जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में, तो इसके बड़े खराब मैसेज जाएंगे, राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए पूरी ताकत लड़ाई जा रही है। और केवल कांग्रेस पार्टी ताकत नहीं लगा रही है कि पहलवानों को लाओ, किसान नेताओं को सक्रिय करो। अमेरिकी दूतावास में भी तमाम तरह की मीटिंग्स हो रही हैं साहब। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया जो सोशल मीडिया के इस तरह के प्रभाव पैदा करने वाले कुछ स्वनाम धन्य लोग हैं।
बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के कुछ किसान संगठनों के नेताओं को भी बुलाया गया। मुंह वगैरह लपेट करके ये अमेरिकी दूतावास में गए, 1.5-2 घंटा मुलाकात हुई और उसके बाद ये जाकर के छतरपुर के किसी फार्म हाउस में इकट्ठा हुए। ये सब क्या है? ये किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, नरेंद्र मोदी को कमजोर किया जाए। ये सारे दांव पेच चले जा रहे हैं। अभी मैं सतपाल मलिक का एक बाइट देख रहा था और वो बाइट किसने जारी की है? सुप्रिया श्रीनेत ने। और सुप्रिया श्रीनेत क्या के उस वीडियो में क्या कह रहे हैं सतपाल मलिक? उनका कहना है कि साहब धारोधार जीतेगी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जो है ये गठबंधन जीतेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का। यानी दोनों जगह सरकार कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन की बनेगी। और ये भी कहा कि साहब अगर जनता फैसला कर ले तो फिर भारतीय जनता पार्टी चाहे जो मास्टर प्लान बना ले उसको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। अब अंतर देखिए अप्रोच में, सोच में और जो फैसलों में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। 10 साल की सरकार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देख रही है कि कांग्रेस की सूची आ जाए, चेहरे सामने आ जाए, उसके बाद ही अपनी सूची जारी करे। उसने 67 प्रत्याशियों की सूची पहले ही झटके में जारी कर दी। कांग्रेस तो अभी दावा ही कर रही है कि साहब सीईसी की बैठक में 45 नाम फाइनल कर दिए, अभी 30 सीटों पर जरा पेच है, फंसा हुआ, बहुत सारे दावेदार हैं, दिक्कतें हैं, ऐतराज हैं, बगावत की स्थिति है, इसलिए सीईसी की बैठक फिर आज बुलाई जा रही है शाम को 5 बजे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 67 नाम घोषित कर दिए और इन 67 में भी 16 ओबीसी को टिकट दिए हैं, 13 जाट कैंडिडेट को टिकट दिए हैं, 13 एससी हैं, 9 ब्राह्मण हैं, 8 पंजाबी हैं, 5 वैश्य हैं, 2 राजपूत हैं और एक सिख कम्युनिटी से है। यानी भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है, इसके बावजूद कि वहाँ पर भी दिक्कतें हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का टिकट कट गया, कर्णदेव काम्बोज का टिकट कट गया, सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दिया गया, इसी तरीके से 3-4 और लोगों को नहीं दिया गया। कुछ के इस्तीफों की भी सूचना आ रही है कि साहब इस्तीफे दे रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर चल रहा है, नाराजगी का दौर चल रहा है, ये क्या बताता है? ये शो करता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने की चाह रखने वाले, इच्छा रखने वाले कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी सरकार बना सकती है। इसीलिए तो इतना मारामारी और इतनी इस्तीफों का दौर और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो तमाम तरह के जो टोने टोटके हो सकते हैं वो सब आजमा रही है। और जिस तरह ये बजरंग पूनिया और संगीता की बहन को, विनेश फोगाट को लाया जा रहा है, मिलवाया जा रहा है, जुलूस जल्द से निकाले जा रहे हैं, जाटों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, इससे पता ये चलता है कि साहब रणनीति नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अगर जाटों को हुड्डा के पीछे एकजुट करना चाहते हैं तो जो बाकी की हरियाणा की 35 बिरादरियां जिनको कहा जाता है वो फिर से 2014 और 2019 की तरह लामबंद नहीं होंगी कांग्रेस के खिलाफ, और इसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? तो कांग्रेस में ऐसा लगता है कि हड़बड़ी है, इनसिक्योरिटी है और कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ करके चीज़ों को सिरे चढ़ाने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है
कि साहब कुरुक्षेत्र में हम लड़े हैं और उस संसदीय क्षेत्र के तहत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और हम 10 सीटें मांग रहे हैं, यानी 90 में से 10 सीटें आम आदमी पार्टी अपने लिए कह रही है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ दे और बाकी की 80 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ ले। अब उस पर मीटिंग हो रही है, लेकिन इससे कितना गलत संदेश जा रहा है। संदेश ये जा रहा है कि कांग्रेस का अपना आत्मविश्वास डिगा हुआ है, वो लूज कर रही है, इसलिए उसको कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ भी और जम्मू कश्मीर में भी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर सवार हैं, केवल 32 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और 2 सभाएं हुई हैं अभी, रामबन में और अनंतनाग में राहुल गांधी की, और इससे पहले भी वो गए थे वहाँ पर। जब मीडिया पूछता है तो 370 और 35A पर कुछ नहीं कह रहे हैं, डरे हुए हैं। उनको पता है कि 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 370 हटाने का केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का फैसला असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है, उसके बाद से ये कमजोर पिच पर है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपने संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में कह सकती है कि जी हम सत्ता में आए तो 35A और 370 को वापस लाएंगे, क्योंकि उनको तो वहीं जम्मू कश्मीर की लोकल राजनीति करनी है। लेकिन कांग्रेस तो नहीं कह सकती। कांग्रेस को तो पता है कि वो पूरे देश में चुनाव लड़ने वाली है, अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव लड़ने वाली है, और जो राष्ट्र का एक भाव है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के है। जम्मू कश्मीर की को भारत के साथ उसका जो विलय है उसको लेकर के है, और बहुत लंबे समय से लोग 370 हटाए जाने का इंतजार कर रहे थे। अब कांग्रेस किस मुंह से कहे, भले ही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ रही है, कि हम 370 हटा देंगे अगर सत्ता में आए तो? नहीं कह सकती। हाँ, ये जरूर राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब स्टेट हुड का दर्जा हम वापस लेकर के आएंगे। तो वो तो अमित शाह ने भी पार्लियामेंट के भीतर कह दिया था और पार्लियामेंट के बाहर भी उनके बयान आ चुके हैं। बल्कि अमित शाह ने तो पिछले दिनों राहुल गांधी को घेर लिया कि आप जिनके साथ मिल करके लड़ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम 370 वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष स्पष्ट करे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खौफ में दिखाई दे रही है। इनसिक्योरिटी फीलिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी साफ साफ दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।